नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन एमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक ऐसा चैनल जहां इतिहास, भूगोल और समाज के अनकहे पहलुओं को असली रूप में आपके सामने लाया जाता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको अंग्रेजी राज के उस हिस्से में ले जाएगी जिसे इतिहास की मोटी किताबों में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उपनिवेशवाद और देहात। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों के साथ साथ भारत के लाखों गांवों में क्या हुआ होगा? कैसे बदली किसानों की जिंदगी, कैसे जंगलों में रहने वाले संथाल और पहाड़िया लोगों की आज़ादी छीनी गई, कैसे हल और कुदाल की जगह कर्ज और विद्रोह ने ले ली। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ऐसे ही असली और विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब कंपनी गांव में उतरी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी, लेकिन 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध के बाद उसने बंगाल की दीवानी पाकर खुद को सरकार मान लिया। अब कंपनी के अफसर सिर्फ माल बेचने ही नहीं, टैक्स वसूलने भी गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव वालों के लिए यह एक बड़ा बदलाव था। जहां पहले किसान सिर्फ उपज के एक हिस्से के बदले राजा को लगान देता था, वहां अब अंग्रेज अफसर नगद लगान मांगने लगे। नतीजा ये हुआ कि जिसके पास जमीन नहीं थी वे मजदूर बन गए, जिसके पास जमीन थी वे कर्ज में डूब गए, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वे विद्रोही बन गए। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी की लूट। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसका मतलब था अब जमींदार अंग्रेज सरकार के लिए कर वसूलेंगे और बदले में उन्हें जमीन की अस्थायी मिल्कियत मिल जाएगी। यह व्यवस्था दिखने में आसान लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और खतरनाक था। जमींदारों ने किसानों से भारी कर लेना शुरू किया। अगर किसान पैसा नहीं दे सका तो उसे जमीन से निकाल दिया जाता। कई जमींदार खुद भी कर्ज में डूब गए और जमीन की नीलामी शुरू हो गई। कुल मिलाकर खेती करने वाला किसान भूखा था और टैक्स वसूलने वाला जमींदार असुरक्षित। राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा। आइए चलते हैं झारखंड की राजमहल पहाड़ियों की ओर। यहाँ रहते थे पहाड़िया और संथाल। पहाड़िया लोग जंगलों पर निर्भर थे, शिकार, जड़ी बूटी और सीमित खेती। संथाल लोग मेहनती किसान, जमीन को साफ कर खेती करते थे। जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ने और जंगलों पर नियंत्रण की योजना बनाई, पहाड़ियों की आज़ादी छीनी गई, संथालों से जमीन छीनी गई और महाजनों के कर्ज में फंसाया गया। जंगल काटे गए, रेलवे लाइनें बिछाई गई। नतीजा 1855 ईस्वी में हुआ संथाल विद्रोह। हजारों आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। वे कहते थे, अब बस ये हमारी धरती है, इसे हम बचाएंगे। कुदाल और हल की जगह कर और कर्ज। भारत में खेती हमेशा से मौसम पर निर्भर रही है। अगर फसल अच्छी तो खाना और थोड़ा बचत, अगर फसल खराब तो भूख और कर्ज। अंग्रेजों ने किसान को एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जहां फसल खराब हो या अच्छी, लगान देना ही होगा। लगान नगद देना होगा, मतलब फसल को बेचना ही पड़ेगा। मंडियों पर भी अंग्रेजों का कब्जा। कीमत वही तय होती थी जो कंपनी को ठीक लगे। इससे हुआ ये, किसान कर्ज के जाल में फंसे, साहूकारों की लूट शुरू हुई। कई किसानों ने आत्महत्या तक की, जिसे दस्तावेजों में कभी दर्ज नहीं किया गया। जब कपास बना अभिशाप। दक्कन की कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं दक्कन की ओर, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हिस्से में। यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती थी। अंग्रेजों ने किसानों को कपास उगाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे इंग्लैंड की मिलों को कच्चा माल भेज सके। लेकिन असली खेल यह था, बीज, खाद, पैसा सब उधार पर। मंडी में कीमतें तय होती थी साहूकार और व्यापारी के अनुसार।
मौसम खराब, कीमत गिरी, किसान टूट गया। नतीजा 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगे हुए। किसानों ने साहूकारों के घर जलाए, कर्ज के कागज जला दिए। सरकार को हिला देने वाला विद्रोह, दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगे बहुत व्यापक हुए। अंग्रेज सरकार को मजबूरी में दक्कन दंगा आयोग गठित करना पड़ा। आयोग ने माना कर्ज प्रणाली अत्याचारपूर्ण है, किसान साहूकारों की दया पर जी रहा है। कानून किसान के पक्ष में नहीं, साहूकार के पक्ष में थे। इससे अंग्रेजों को कुछ सुधार करने पड़े, जैसे ब्याज दरों की सीमा तय करना, कर्ज वसूली में कानूनी प्रक्रिया की अनिवार्यता। हालांकि ये सुधार ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुए। विद्रोह की चिंगारी हर कोने से उठी आवाज। संथाल विद्रोह हो या नील आंदोलन, दक्कन दंगे हो या चंपारण सत्याग्रह, किसानों का संघर्ष लगातार जारी रहा। नील आंदोलन 1859 से 60। बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। चंपारण 1917 ईस्वी, गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया। तेलंगाना विद्रोह, किसानों ने जमींदारों और पुलिस से लोहा लिया। इन सभी आंदोलनों की जड़ में एक ही बात थी, हम खेत जोते हैं, पेट भरते हैं, लेकिन हक हमारा नहीं। निष्कर्ष, उपनिवेशवाद का असली चेहरा। उपनिवेशवाद केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं था, यह एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण की मशीन थी। गांव ने इस मशीन का सबसे अधिक भार झेला। किसान खेत जोता, लेकिन मालिक अंग्रेज था। जमीन उसकी, लेकिन कर का हकदार जमींदार था। मेहनत उसकी, लेकिन मुनाफा साहूकार और व्यापारी का था। फिर भी भारत का किसान डटा रहा, लड़ा, उठा और अंततः आज़ादी की लड़ाई की रीढ़ बना। अगर इस यात्रा ने आपको भीतर से झकझोर दिया हो तो इसे अपने दोस्तों और विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। एजुकेशन MS ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।